हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। स्टडी IQ के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर EPFO एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम। EPFO का जो एग्ज़ाम है बहुत ही प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है। इस बार 10 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। टोटल सीट हैं 421। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। मुझे जो मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी EPFO में एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद पर काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि EPFO में और भी वैकेंसी हैं जो आने की उम्मीद है, क्योंकि लगभग 2000 वैकेंसी हैं अभी। लेकिन अभी के लिए 421 भरी जाएंगी, पर इसी साल दूसरी वैकेंसी आने की उम्मीद भी है। EPFO एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। इसमें आपकी जो ग्रेड पे है वो है 4800 और 3 से 4 साल में ये बढ़ के हो जाएगी आपकी लगभग 5200। यानी अभी आप अगर ज्वाइन भी करेंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग 72,000 रुपये के आसपास होगी। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी और उसके बाद 3 से 4 साल में आपकी 5200 ग्रेड पे लगभग 95,000 सैलरी हो जाएगी। एक बात और, इसमें सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। ठीक है, बहुत कम सरकारी नौकरियां ऐसी हैं जिनमें आपको हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलती है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे जो एग्ज़ाम है, इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं या दूसरे जो पोस्ट होते हैं, उन पर बहुत प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर। लेकिन ये एक रिलेटिवली इसमें आपको टाइम मिलता है दूसरी चीज़ों के लिए। तो अगर आप EPFO एनफोर्समेंट ऑफिसर बन जाते हैं मान लीजिए, तो फिर आप बाद में UPSC और दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करना चाहें तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं चाहता हूं आप अपना बेस्ट दीजिए। इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि कोई प्रीलिम्स और मेंस का चक्कर नहीं है, बस एक ही एग्जाम होता है और वो भी ऑब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है इसमें। बस एक पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और उसके बाद सीधा इंटरव्यू होता है। तो अगर 421 पोस्ट हैं इस बार, तो उनके लिए लगभग 3 गुना बच्चे जो हैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि EPFO एग्जाम में आपकी मदद करूं और इसलिए ये फ्री क्रैश कोर्स मैं लेकर आया हूं। ऐसा ही कोर्स मैं दूसरे एग्जाम के लिए भी मैं ला चुका हूं, जैसे IBSE IO के लिए, रेलवेज़ के लिए इत्यादि। वो सारे मैंने वीडियो अपलोड कर दिए थे। रेलवेज़ का मैंने लास्ट ईयर किया था और EPFO, RBI ग्रेड बी और IBSE IO, इन 3 एग्जाम के मेरे फ्री क्रैश कोर्स यूट्यूब पर होंगे। तो ये सेट 1 है। सेट 1 में मैं थोड़े से करंट वाले क्वेश्चन कवर करूंगा। सेट 2 और 3 जो रहेंगे उनमें मैं थोड़े से स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन कवर करूंगा। अगर आपको ये सेट पसंद आए और आप ऐसे चाहते हैं कि मैं दूसरे सेट भी बनाऊं तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये कहां बना है, कौन से राज्य में? एक बात याद रखिए, EPFO में गवर्नमेंट स्कीम्स पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, राइट। जो करंट अफेयर हैं उनमें तो ये आपको ढंग से पढ़ना है। हमारे लेबर स्कीम जो हैं, स्टैटिक में लेबर कोड आ गया, जैसे आपको पता होगा 4 उसमें वो हैं डिवीजन लेबर कोड। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है या सरकारी जितनी भी योजनाएँ हैं, इन सब पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैंने सारे करंट अफेयर वो कवर करे हैं जो लेबर रिलेटेड हैं। तो भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहां बनेगा? यह बनेगा केरला में। अगर डीप पूछें कि केरल में कहां बनेगा, तो केरला में एक जगह है जिसका नाम है अलापुया। इसको वैसे लिखते हैं अलापुजा, लेकिन अलापुया इसको प्रोनाउंस करते हैं, यहां पे बनेगा। आंसर है ऑप्शन बी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो है, उन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया 2020 में, जिसमें जितने भी लेबर लॉज हैं उनको ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए वो मॉनिटरिंग कर सकें, यानी कि नजर रख सकें कि क्या जो श्रम कानून हैं, लेबर लॉज हैं, वो एकदम ग्रास रूट्स पे, एकदम पंचायत लेवल पे क्या उनका पालन हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? प्रगति, संतुष्ट, समृद्धि या राहत? तो आंसर है संतुष्ट पोर्टल। संतोष पोर्टल लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने और हमारे इसके मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? बरेली, बरेली यूपी। और ये जो पोर्टल है ये पारदर्शिता लाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी लाएगा, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज और इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, इसके लिए लॉन्च किया गया है। भारत की जो लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है, श्रम उत्पादकता, उसमें कितनी वृद्धि देखी गई वित्तीय वर्ष 2019 में, फाइनेंशियल ईयर 2019 में? यह रिसर्च करवाया था इंडिया रेटिंग्स ने और इनके हिसाब से लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हमारी जो हुई वो हुई सिर्फ 5.2% फाइनेंशियल ईयर 19 में, 5.2%। एक बात याद रखिए, इन्होंने ये कहा कि अगर इंडिया को 8% इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, 8%, ठीक है, तो हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है वो 6.3% होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हमें उससे भी ज्यादा ग्रोथ चाहिए, यानी अगर हमें मान लो 9% ग्रोथ चाहिए, 9%, तो हमारी ग्रोथ लेबर प्रोडक्टिविटी की, श्रम उत्पादकता की 7.3% होनी चाहिए। 2016 से 2018 तक हमारी जो लेबर प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ हुई वो सिर्फ 3.7% हुई।
हालांकि ये बढ़ी और ये फाइनेंशियल ईयर 2019 में ये 5.2% हुई और उसके बाद हमें अगर 8% ग्रोथ चाहिए तो 6.3% ग्रोथ चाहिए लेबर प्रोडक्टिविटी में और 7.3% चाहिए अगर हमें 9% इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, यह कहा इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने। इनमें से भारत के कौन से राज्य ने जो प्रवासी मजदूर हैं यानी माइग्रेंट लेबरर उनके लिए चरण पादुका योजना स्टार्ट करी? चरण पादुका योजना में जो माइग्रेंट वर्कर हैं कोविड के टाइम में जब वो अपने घर वापस लौट रहे थे या दूसरे शहरों में जा रहे थे तो उनको फ्री में जो चरण पादुका है यानी कि चप्पल जूते वगैरह, ये योजना थी मध्य प्रदेश सरकार की। सो आंसर है मध्य प्रदेश। भारत के कौन से राज्य ने 2 योजनाएं चलाई हुई हैं? एक तो है प्रवासी मजदूरों के लिए जिसका नाम है स्नेहर पौरोश और दूसरी जो है वो गैर संगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए है जिसका नाम है प्रोचेष्टा। ये दोनों ही योजनाएं कोविड लॉकडाउन के दौरान स्टार्ट की थी पश्चिम बंगाल की सरकार ने। सो आंसर है वेस्ट बंगाल। प्रवासी मजदूरों के लिए स्नेहर पौरोश और गैर संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रोचेष्टा। यूएनजीसी इंडिया स्टडी के अनुसार जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इंडिया में वो 2006 में 34% था, 2020 में कितना था? आपको ये लग रहा होगा कि भारत में महिलाएं जैसे जैसे पढ़ रही हैं, लिख रही हैं तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लेकिन उल्टा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में कम हो रहा है। 2006 में 34% था और ये 2020 में घट के कितना रह गया? ये 24.8% रह गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये 34% से घट के 24.8% हो गया। यह स्टडी यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने करवाई थी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट डेटा यह भी याद रखना है आपको, अगर भारत में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो पुरुषों जितना ही हो जाए तो फिर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 27% बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी जितने पुरुष भारत में काम करते हैं उतनी ही महिलाएं काम करने लगे तो इंडिया का जीडीपी 27% बढ़ जाएगा, यह यूनाइटेड नेशन स्टडी ने कहा। और ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम क्यों हो रहा है? इसके कई कारण हैं। मिडिल क्लास में क्या होता है, जो मिडिल क्लास लोग हैं उसमें एक बार अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर वो महिलाओं से काम नहीं करवाते। ठीक है, महिलाएं जो हैं विवाह के पश्चात उन्हें उन्हीं घरों में काम करने दिया जाता है जिनमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। अगर एक बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाती है तो फिर महिलाएं जो हैं वो काम नहीं करती हैं। फिर आज भी महिलाओं को लेके जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसलिए महिलाएं जैसे जो कोर मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन है उनमें नहीं ली जाती हैं, इसलिए महिलाएं लीडरशिप रोल्स में नहीं पहुंच पाती। कौन सा राज्य है भारत का जिसने श्रम सिद्धि अभियान चलाया जिससे जो लेबरर हैं, मजदूर हैं, उनको जॉब्स दी जा सके? श्रम सिद्धि अभियान ये चलाया था मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश। कौन सा पोर्टल है जो हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च करा है जहां पे जॉब सीकर और जॉब एम्प्लॉयर दोनों को कनेक्ट किया जा सके, यानी नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले? तो इसका नाम क्या था? इसका नाम है नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। नेशनल कैरियर सर्विस। और नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल जो है ये ना सिर्फ प्राइवेट बल्कि सरकारी नौकरियों के लिए भी लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे सर्च कर सकते हैं कौन कौन से फॉर्म निकले हैं, कौन कौन सी सरकारी नौकरियां अवेलेबल हैं, और ये कई और तरह की सेवाएं देता है। ठीक है, जैसे कैरियर काउंसलिंग, वोकेशनल गाइडेंस, इंफॉर्मेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, यहाँ पे इंटर्नशिप्स हैं, अप्रेंटिसशिप कोर्सेज वगैरह, ये सब मिलेगा नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे। एक नेशनल प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था रेस्पॉन्सिबल एआई। एआई मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ ये कौन से मिनिस्ट्री ने चलाया भारत में? रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ इस प्रोग्राम को चलाया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। किसके साथ मिलकर? नीति आयोग के साथ मिलकर। और भारत में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार ने एक समिट करवाया था, एक शिखर सम्मेलन करवाया था जिसका नाम था रेज। यहां पे रेज की फुल फॉर्म है रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, और ये 5 से 9 अक्टूबर 2020 को हुआ था। तो ये मीटी और नीति आयोग ने मिलकर करवाया। कौन सा पोर्टल है जो मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करा जिसमें जो माइग्रेंट लेबरर हैं, प्रवासी मजदूर, उन्हें काम दिया जा सके? ऑप्शन काफी इंटरेस्टिंग है यहां पे। प्रवासी रोजगार, प्रवासी राहत मित्र, रोजगार सेतु या माई रोजगार। देखो ये इनमें से कम 3 ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने लॉन्च किया था, जो मशहूर एक्टर है सोनू सूद, उन्होंने प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए, उनको नौकरियां देने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया। प्रवासी राहत मित्र उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था, प्रवासी राहत मित्र उसी काम के लिए। और मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था रोजगार सेतु। तो आंसर है इसका रोजगार सेतु। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया?
तो याद रखिए, यह दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मनाता है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और जिसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर। तो यह मनाया गया 12 जून को। और इसका थीम पूछेंगे आपसे, थीम क्या था? तो इसका थीम था कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। यानी कोविड के समय में बच्चों को बाल मजदूरी से बचाने की आवश्यकता सबसे अधिक है, ठीक है, जितनी कभी थी। यानी कि बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, अनिवार्य है कि बच्चों को कोविड के समय में बाल मजदूरी से बचाया जाए। कौन सा मंत्रालय है जिसने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चलाया है? भारत में 1 करोड़ युवा हैं जिनमें वॉलंटियरिज्म की स्पिरिट डेवलप की जाएगी। वॉलंटियर करना मतलब होता है जब आप काम करते हैं कोई बिना तनख्वाह के या बिना पैसे के, तो उसे बोलते हैं वॉलंटियर करना। तो हमारे जो युवा हैं, भारत आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब युवा वॉलंटियरिज्म की स्पिरिट भी सीखेंगे। तो इसके लिए यूनिसेफ ने कौन से मंत्रालय के साथ पार्टनरशिप करी? तो यह मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, यानी खेल और युवा मामलों का मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं किरण रिजिजू और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? अरुणाचल वेस्ट। वैसे किरण रिजिजू अब आयुष मंत्री भी बन गए हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि जो पुराने आयुष मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो अभी जो है रिकवर कर रहे हैं। अभी लेबर मिनिस्ट्री जो हमारा है, श्रम मंत्रालय, उसके किस संगठन को, जो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, एक नया लोगो बनाया है उसने? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया लेबर आर्काइव्स या लेबर ब्यूरो? इनमें से किसने नया लोगो बनाया है अपना? तो ये बनाया है लेबर ब्यूरो ने। लेबर ब्यूरो का नया लोगो ये है, आप देखिए। और लेबर ब्यूरो का जो लोगो है, इसमें 3 शब्द लिखे हैं। ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट हैं। पहला है एक्यूरेसी, यहां पे आप देख सकते हैं एक्यूरेसी। दूसरा है वैलिडिटी और तीसरा है रिलायबिलिटी। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब सटीकता, वैलिडिटी मतलब वैधता और रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। ये 3 वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं लेबर ब्यूरो के लोगो में। और बेसिकली क्या है, जो लेबर ब्यूरो है, एक रॉयल कमीशन बना था लेबर के ऊपर 1931 में, जिसने कहा था भारत में डेटा कलेक्ट जो करता है लेबर का डेटा कलेक्ट होना चाहिए। तो इसमें पहली बार जब सरकार ने कदम उठाया तो एक डायरेक्टोरेट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग ये बना था शिमला में 1941 में, और बाद में 1946 में इसी का नाम पलट के लेबर ब्यूरो कर दिया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा मंत्रालय है भारत का जिसने अंबेडकर सोशल इनोवेशन और इंक्यूबेशन मिशन स्टार्ट किया है? असीम बोलते हैं इसे। यह है क्या ये मिशन? ये किसने किया है पहले बता देता हूं। यह किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी इंग्लिश में बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। और ये मिशन ये है, भारत में जो एससी हैं यानी शेड्यूल कास्ट, जिन्हें आप दलित बोल सकते हैं, तो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं जो अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उद्योग शुरू करना चाहते हैं, उद्यमी बनने चाहते हैं, उनको क्योंकि वो बिजनेस शुरू कर सकें उसके लिए पैसा दिया जाएगा 30 लाख रुपए 3 साल के लिए। ठीक है, बिजनेस शुरू करने के लिए। तो 1000 बिजनेस स्टार्ट किए जाएंगे अगले 4 साल में, यानी 2024 तक, और 30 लाख रुपए दिए जाएंगे बिजनेस शुरू करने के लिए 1000 युवाओं को 3 साल के लिए। और अगर बिजनेस अच्छा चल पड़ा तो फिर वो आगे भी वेंचर कैपिटल फंडिंग ले सकते हैं 5 करोड़ रुपए तक की। ठीक है, अगर बिजनेस ने अच्छी ग्रोथ दिखाई तो सरकार फिर 30 लाख से बढ़ा के फंडिंग 5 करोड़ तक देने को तैयार है। तो टारगेट रखा है 1000 स्टार्टअप शुरू करना एससी यूथ के द्वारा अगले 4 सालों में। यह है अंबेडकर मिशन, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। अभी जो श्रम मंत्रालय है, लेबर मिनिस्ट्री, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना के कारण भारत में बेरोजगारी बढ़ी है, तो लेबर मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है, एक पैनल बनाया है, एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है। इसके चेयरमैन कौन है? ये भारत में इवेलुएट करेगा, समीक्षा करेगा कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है, यानी रोजगार संबंधी जो हमारी स्थिति है भारत में वो क्या है, उसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति बनी है। उसका चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन बनाए गए हैं एसपी मुखर्जी। कितने साल के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो गवर्निंग बॉडी है उसकी अध्यक्षता संभाली? इंडिया चेयरमैन बना आईएलओ की गवर्निंग बॉडी का कितने साल के बाद? तो भारत ये बना 35 साल के बाद। और भारत की तरफ से कौन बने चेयरमैन? अपूर्व चंद्र सचिव हैं श्रम मंत्रालय में, यानी लेबर सेक्रेटरी हैं। और 35 साल के बाद भारत को आईएलओ की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली। आईएलओ जो है अभी उसमें 187 मेंबर हैं। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर यानी CPI-IW का बेस ईयर इन्होंने चेंज करा है। अभी पहले 2001 था, अब क्या रखा है? अब इन्होंने 2001 से चेंज करके इसे करा है 2016, जिससे जो चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न है, क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न जो है वो बदल रहे हैं, तो बेस ईयर अब 2001 नहीं, वो लेटेस्ट चाहिए थोड़ा, तो वो रखा है अब 2016।
चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स को फैक्टर इन करने के लिए। सो ये था हमारा ईपीएफओ एग्जाम का वीडियो सेट नंबर 1। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं सेट नंबर 2 और 3 जल्दी लेकर आऊंगा। मैं सोच रहा हूँ थोड़े से स्टैटिक के भी कवर कराए जाएं करंट के अलावा, जो ईपीएफओ स्पेसिफिक हैं। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो जरूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बस आप सर्च कर लीजिए डॉक्टर गौरव गर्ग, आपको प्रोफाइल मिल जाएगा। हमारा एक पेड कोर्स भी आता है जो अमित सैनी ने बनाया है, जो ईपीएफओ में खुद एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं। तो बहुत ही हाई क्वालिटी कोर्स है और वो भी आप ले सकते हैं, और मेरा फ्री कोर्स तो चलेगा ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे लोग ईपीएफओ की तैयारी करेंगे, और ये बेसिकली मैं आपको एक मोटिवेट कर रहा हूँ फ्री कोर्स बना के, क्रैश कोर्स बना के, कि आप इसकी तैयारी करें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था, 2017 वाला एग्ज़ाम हुआ था, तो ये 3-4 साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, तो ये याद रखिए। तो मिलते हैं सेट 2 में फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।